मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। हम लोग रेलवे एनटीपीसी के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर की शानदार तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी ऐसी करनी है कि इंटर लेवल का जो एनटीपीसी है और ग्रुप डी के लिए भी जीके जीएस और करंट अफेयर की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो आज हम लोग किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 19 का डिस्कस करेंगे। और जो लोग 18 तक नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। और सेट नंबर 21 से 25 तक भी डिस्कशन कराया हुआ है, सब प्ले लिस्ट में है, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। तो यहाँ से 3 टाइप के प्रश्न पूछा जाता है, वो सभी आपको याद रखना है। तो कितने प्रकार के रीट जारी किया जाता है, तो पहला हो गया क्या आंसर, 5 प्रकार के, है ना। तो 5 प्रकार के रीट जारी किया जा सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि रीट कौन जारी करता है। ऑप्शन में दिया रहेगा उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, या दोनों, या तो इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है रीट जो है जारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों जारी करता है, यानी कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ये दोनों रीट जारी करता है। अब एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है। तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करता है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अनुच्छेद 32 से एक प्रश्न और आता है कि किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, ठीक है। अच्छा, ये जो 5 रीट है वो है कौन कौन सा, वो भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि इनमें से कौन सा वो 5 रीट है जो इसमें नहीं है। तो आपको 5 रीट याद रखना है कौन कौन सा है। प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, 3 हो गया। फिर अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये 5 है, ठीक है। याद रखना है प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण, ये 5 रीट है, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। तो सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है, ठीक है। कोलकाता का और भी उपनाम है, जैसे कि महलों का शहर किसे कहा जाता है, कोलकाता को कहा जाता है। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है, तो कोलकाता को ही कहा जाता है, ठीक है। और बात करते हैं गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। तो गुलाबी शहर कहा जाता है किसे, जयपुर को, है ना। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, और हवा महल भी जयपुर में है, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, ये पूछेगा अगर ये आपसे कि योग सिटी किसे कहा जाता है। योग सिटी कहा जाता है ऋषिकेश को, है ना। ऋषिकेश को योग सिटी कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है, तो अमृतसर को। पहाड़ियों की रानी दार्जिलिंग को। 5 नदियों का भूमि पंजाब को। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को। जुड़वा नगर किसे कहा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। और भारत का बगीचा बेंगलुरु को, और सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को कहा जाता है, ठीक है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को, और सिलिकॉन वैली भी बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट है पोलो या चंगन खेल खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु है ना, पोलो खेलते समय हो गई थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से भी और भी प्रश्न आता है क्या, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। अब ये सब आ रहा है कहाँ से, दिल्ली सल्तनत से। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो 5 राजवंशों ने शासन किया था। कौन कौन किया था, याद रखना है, और क्रम से याद रखना है। इसका आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम क्या है। तो पहले किया था किसने, गुलाम वंश ने। फिर है खिलजी वंश, फिर है तुगलक वंश, फिर है सैयद वंश, और लास्ट में था लोदी वंश, ठीक है। इसको याद ऐसे रख लेना है, गुलाब खिले तो सांस लो, ऐसे एक लाइन लिख लीजिएगा, आपको क्रम से याद रहेगा। ये 5 राजवंशों ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर, ठीक है। तो गुलाब खिले तो सांस लो, यानी कि गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिले खिलजी वंश, तो यानी तुगलक वंश, सांस लो यानी कि सैयद वंश और लोदी वंश, ठीक है। अब इसके संस्थापक कौन कौन है ये भी याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछेगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक फिरोज
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना, खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। आपसे पूछा जाएगा कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र का था, और लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो बकलोल लोदी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है, तो पिघला हुआ जो नीचे रहेगा उसे कहा जाता है मैग्मा। ठीक है, और जो यही ऊपर आ जाता है उसे क्या कहा जाता है, लावा। ठीक है, अब नीचे जो है उसे मैग्मा और ऊपर जो आ गया लावा, तो इसको याद कैसे रखना है, कन्फ्यूजन ना हो कि ऊपर नीचे वाला कौन है। तो देखिए लावा आपको याद होगा, मक्का जो है ना भूंजते हैं हम लोग गाँव में, तो क्या मक्का जो भुट्टा होता है तो वो उछलता है ना, ऊपर ऊपर आता है तो क्या लावा बोलते हैं ना, तो वही ऊपर वाला ऐसे रिलेट कर लेना है कि लावा है। ठीक है, लावा किसको बोलेंगे, ऊपर वाला, और नीचे वाले को जो है वो मैग्मा कहा जाता है। बात आई पृथ्वी तल की, बात आई तो भू प्रॉपर्टी से याद रखना है कि भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। उसके बाद कौन सा है, सिलिकॉन। उसके बाद है एल्युमिनियम, और उससे बाद है लोहा। ये 4 तत्व जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पूछेगा कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन आंसर करना है। अगर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा, क्योंकि ये उपधातु है। ठीक है, सिलिकॉन। तो यहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला भू प्रॉपर्टी में धातु कौन सा है, तो एल्युमिनियम है। पूछेगा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला दूसरा धातु कौन सा है, तो वो लोहा हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन याद रखना है आपको, आसी एलो, यानी कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एलो से एल्युमिनियम और लोहा। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन पाया जाता है, तो इसी तरह के 4 प्रश्न हैं जो कि आपको हमेशा रिवीजन करना है। जैसे कि भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो उसमें भी ऑक्सीजन, और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, ब्रह्मांड में पूछे सबसे ज़्यादा तो वो हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में या तो सूर्य या तारा में हाइड्रोजन पाया जाता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन, और मानव शरीर और भू प्रॉपर्टी में ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है, तो मैग्नीशियम किसका है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें मालूम, ये क्लोरोफिल में पाया जाता है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। जैसे कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। इसी तरह सेम एक क्वेश्चन आता है कि जो खून का रंग है, रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है ना, आयरन। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, बात करते हैं ये डीएनए क्या मालूम, जीवों में अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन होता है, तो जीन होता है या तो डीएनए, दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जीन जो है डीएनए से मिलकर बना होता है, जीन डीएनए से बना होता है, तो ये अनुवांशिक गुणों का वाहक है। ठीक है, बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये क्या है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धन साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो प्रवर्धन साधन के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। और एक क्वेश्चन आएगा कि वोल्टेज बढ़ाने के लिए, देखिए वोल्टेज बढ़ाने के लिए ही ना आप ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर और प्रवर्धक, ये जो है प्रवर्धक, इसका प्रयोग किया जाता है ना। वोल्टेज बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर, प्रवर्धक जैसे उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रवर्धक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर बोला जाता है। नेक्स्ट है, डैश दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाता है। जैसे कि एक होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ब्रिंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, तो बिरंजन पाउडर तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस है क्लोरीन। ठीक है, तो याद रखना है बिरंजन पाउडर को तैयार करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का। क्लोरीन से एक और प्रश्न इसी तरह याद रखना है क्या, कि जल के शुद्धिकरण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा ब्लीचिंग पाउडर का अगर सूत्र पूछेगा तो क्या होगा, तो CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। इसे क्या बोलते हैं,
कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है? तो कपड़े धोने में, पानी को साफ़ करने में, खाद्य पदार्थों को साफ़ करने में, कागज़ बनाने में, ये सब में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो सरिस्का और रणथंभौर ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो बाघ के लिए ये सुरक्षित स्थान है। अच्छा, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है, और रणथंभौर भी राजस्थान में है, ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी है और टाइगर रिजर्व भी है, ये दोनों राजस्थान में है। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन आता है कि एक एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। अच्छा, जो लोग ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उसके लिए आपको स्पेशल ग्रुप डी का साइंस का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग ग्रुप डी फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो इस चैनल पर बने रहे। ग्रुप डी के लिए साइंस और ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करेंगे इस चैनल पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, तो यानी कि जल्दी जल जाता है, ठीक है। यानी कि फास्फोरस अत्यंत अभिक्रियाशील होता है, ठीक है, और यह क्या होता है? बहुत आसानी से न आग पकड़ लेता है, ठीक है, तो इसलिए इसको किसमें? पानी में रखा जाता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि फास्फोरस को किस में रखा जाता है? तो पानी में रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? तो सोडियम और पोटेशियम ये दोनों को केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट है माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर यहाँ लिखा है, लेकिन दिलवाड़ा जैन मंदिर ही हमेशा बोलना है, तो उससे क्या है आंसर भी याद रहेगा, क्योंकि दिलवाड़ा जैन मंदिर ही हमेशा बोला जाता है। तो बोला किस समुदाय का पवित्र स्थल है? तो जैन धर्म का, ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर ही बोलना है, ठीक है, तो आपको आंसर सहित याद रहेगा। तो दिलवाड़ा मंदिर ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो जैन के लिए। और ये है क्या यहाँ? तो ये राजस्थान के माउंट आबू में है, ये ना राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया मालूम? तो वो करवाया था बीमल शाह। बीमल शाह ने करवाया था, और बीमल शाह ये था चालुक्य शासक भीम प्रथम का मंत्री था। तो कभी ऑप्शन में ऐसा भी दिया जाएगा कि बीमल शाह रहेगा ही नहीं, है ना, कि जो माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन में रहेगा चालुक्यों ने, तो आंसर वहाँ टिक कर देना चालुक्य, ठीक है। तो चालुक्य शासक भीम प्रथम का ये शासक था, मंत्री था ये बीमल शाह। इसी ने करवाया था 1031 ईस्वी में, ठीक है, 1031 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट है आवाज़ की माप का मात्रक क्या है, यानी कि ध्वनि का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो वो है डेसिबल, है ना। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? तो डेसिबल है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ से कई क्वेश्चन आता है, तो याद रखना है। जैसे कि ध्वनि का जो आवृत्ति होता है, ठीक है, तो वो 3 प्रकार के होता है। एक होता है अपश्रव्य ध्वनि, जो कि 20 हर्ट्ज से कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है अपश्रव्य ध्वनि। और एक होता है श्रव्य ध्वनि, जिसे हम लोग सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है। और एक होता है प्राश्रव्य ध्वनि, तो प्राश्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना है। अब श्रव्य ध्वनि क्या कितना होता है, उसकी रेंज क्या है, ये भी ऐसे भी पूछ लिया जाएगा ना कि अब श्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या है? तो अब श्रव्य जो है वो 20 हर्ट्ज से कम है, और श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है। अब प्राश्रव्य जो है 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा, क्या ध्वनि की गति अधिकतम होती है किस में होता है? तो ठोस में होता है। ठोस में वो ऑप्शन में अगर रहेगा स्टील, तो स्टील वहाँ पर टिक करना है, ठीक है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। और यही अगर प्रकाश की गति पूछे सबसे अधिक किस में होता है? तो निर्वात में होता है। प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होता है। और ध्वनि जो है ये निर्वात में गमन नहीं करती है, ये ध्यान रखना है। प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करती है, और ध्वनि जो है सिर्फ माध्यम में यानी कि ठोस द्रव गैस में ही गमन करती है, निर्वात में नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, ध्वनि
अनुधर्ज तरंग है, अब प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। इसे याद रखना है कैसे, ध्वनि धर्ज यानी ध्वनि अनुधर्ज तरंग है, प्रकाश प्रस्थ ऐसे रिलेट कर लेना है, यानी कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा जाता है तो ये कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये है आपका क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेयॉन का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब नया चीज़ें, क्योंकि ये ओजोन को नुकसान पहुंचाता था, तो अब इसके जगह पे किसका इस्तेमाल होता है, तो इसका जगह पर होता है HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 134A। ठीक है, 134A इसका प्रयोग किया जाता है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 134A इसका प्रयोग किया जाता है अब रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आधुनिक रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन में रहेगा तो HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 134A गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, फ्रेयन को ही ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है ना, CFC कहा जाता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गांधी जी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो महादेव गोविंद रानाडे थे। तो तीनों याद रखना है, गांधी जी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, अब इसी तरह एक आता है, सिकंदर का गुरु कौन था, तो अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन था, प्लेटो। अब प्लेटो का गुरु कौन था, सुकरात। ठीक है, अरस्तु का गुरु फिर से समझिए, सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु का गुरु प्लेटो, प्लेटो का गुरु सुकरात था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने में संबंधित है, तो ये प्रारंभिक शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष तक का, ये 86वां संविधान संशोधन था। इसका ऑप्शन देखते हैं, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2002, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो ये भी कभी पूछा जाता है कि अनुच्छेद और ये क्या है, जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 के A में है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। लेकिन पहले ग्रीनलैंड है कहाँ, ये जानिए। तो ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में है। ठीक, अच्छा, ये हो गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। अगर पूछे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो है माजुली। ठीक है, और माजुली कहाँ है, तो ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी में। और सबसे छोटा नदी द्वीप पूछे तो वो है उमानंद। ठीक है, देखिए, सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है माजुली और सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंद। ये दोनों असम में ही है, ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, तो याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, समुद्र का जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक लवण वाला होता है, क्यों। तो समुद्र का जल जो है वर्षा के जल के अपेक्षा अधिक लवणीय होता है, क्योंकि नदियाँ जो है ना पृथ्वी से लवण बहाकर ले जाती है और समुद्र में डाल देती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो ये इसी कारण क्या होता है, समुद्र अधिक लवणीय होता है। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है क्या, नदी के पानी की तुलना में समुद्र में तैरना आसान होता है, क्यों, क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो पन्नालाल घोष ये बांसुरी बजाते थे। और एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक का नाम बताइए। एक और कौन है, वो है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जो है प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। अच्छा, प्रसिद्ध भारत में सितार वादक कौन है, तो वह है रविशंकर जी। और वायलिन वादक में आ जाएगा आपका MS गोपाल कृष्णन और नागाई R मुरलीधरन। तो 2 व्यक्ति का नाम रखना याद। वायलिन वादक में MS गोपाल कृष्णन और नागाई R मुरलीधरन है। संतूर वादक में कौन है,
पंडित शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट है रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है जैव विविधता पर सम्मेलन, ठीक है। और ये रियो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था 1992 में, है ना, रियो शिखर सम्मेलन, ठीक है। अच्छा, जैव विविधता की बात आई यहाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अब 22 मई को, ठीक है। तो 22 मई जब भी आए तो इससे रिलेटेड कम से कम 4 प्रश्न आपको याद रखना है। कौन कौन सा मालूम? 22 मार्च, तीनों सीरियल से है इसलिए आसानी से याद भी रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। और 22 अप्रैल और 22 मई, ठीक है। तो 22 मार्च को क्या आता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को है विश्व पृथ्वी दिवस। तो पहले जल है, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद जैव विविधता, है ना, मार्च अप्रैल मई, ठीक। तो 22 मार्च को हो गया विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को हो गया विश्व पृथ्वी दिवस। अब 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट है बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लाइडी किस में परिवर्तन होने पर होती है? तो बहुगुणिता किस में परिवर्तन होने पर? तो ये क्रोमोसोम की संख्या में परिवर्तन होने पर होता है, ठीक है। अच्छा, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो यानी कि गुणसूत्र जो होता है वो कितना है? 46 गुणसूत्र होता है, और यानी कि 23 जोड़ा, जिसमें कि लैंगिक गुणसूत्र कितना होता है और अलैंगिक गुणसूत्र कितना होता है ये पूछा जाता है। तो लैंगिक गुणसूत्र है 22 जोड़ा, ठीक है। लैंगिक गुणसूत्र है 22 जोड़ा, और अलैंगिक है ना, अलैंगिक जो है ये 22 जोड़ा है, यानी कि 44, ठीक है। और एक जोड़ा जो है यानी कि 2 जो होता है वो लैंगिक गुणसूत्र होता है। तो लैंगिक गुणसूत्र पूछे तो 2 होता है, ठीक है। अलैंगिक में ये 22 जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो लैंगिक जो होता है वो क्या क्या होता है? पुरुष में हो जाता है XY और महिला में होता है XX, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? तो ग्रंथि नहीं है ये पूछा है। तो देखिए यकृत क्या ग्रंथि है, और किडनी ग्रंथि है, अग्नाशय भी ग्रंथि है। तो इसमें जो अमाशय है ये ग्रंथि नहीं है, ठीक, ये याद रखना है। यकृत, किडनी, अग्नाशय ये सब ग्रंथि है। अच्छा, यकृत से याद रखना क्या, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है। सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो पीनियल ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो इसमें कौन सही नहीं है? तो केसर का उत्पादन जो है हिमाचल प्रदेश में होता है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि केसर का एकमात्र और सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा है? जम्मू कश्मीर है, ठीक। गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है, ये सही है। चाय का उत्पादन असम में, ये सही है। कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में, ये सही है। लेकिन केसर का उत्पादन कहाँ? जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है वैश्विक तापन के संबंध में निम्नलिखित में कथन दिए गए हैं। तो वैश्विक तापन के संबंध में कथन दिया गया है। तो पहला क्या है? वैश्विक तापन मानव गतिविधियों मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई है। पृथ्वी की सतह पर दीर्घकालीन तापन है जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है, ये सही है। दूसरा क्या है? वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है, ये भी सही है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सर्वोच्च कमांडर होता है भारत के राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 76 के तहत, और CAG की नियुक्ति करता है 148 के तहत, ठीक है। ये सभी चीज़ें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है मणिपुर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? तो मणिपुर की राजधानी कौन सा है? तो इम्फाल है। कोहिमा किसका है? नागालैंड की राजधानी। कोहिमा असम की राजधानी। दिसपुर है ना, असम की राजधानी है दिसपुर। और शिलोंग किसका है? तो हिमाचल प्रदेश का है ना। नेक्स्ट है
उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, यानी कि खून का थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के की कमी से होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी और सी की कमी से अस्कर्बी रोग होता है। बाकी ए बी सी डी ये सभी विटामिन का आपको रासायनिक नाम और कमी ये सब आपको बता चुके हैं पहले भी। नेक्स्ट है, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? तो इसका करेक्ट आंसर है सहाना ए मंडी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था? तो सहाना ए मंडी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित आपको रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है? तो इसमें इंसुलिन एक क्या हार्मोन है? इंसुलिन हार्मोन है जिसका स्राव कहाँ होता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है इंसुलिन का स्राव। ठीक है, इंसुलिन की कमी से ही डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन क्या करता है? रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम। ठीक है, न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम यानी कि अष्टक नियम जो है ये किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखना, अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। अष्टक नियम क्या होता है? प्रत्येक जो तत्व है वो 8वें तत्व के गुण के समान होता है। ठीक है, और अष्टक नियम जो है किस तत्व तक सही पाया गया था? तो कैल्शियम तक, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, ओणम महोत्सव के अवसर पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो वो किया जाता है सर्प नौका दौड़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास हुआ है? तो मोहिनी अट्टम का विकास हुआ कहाँ? केरल में। ठीक है, और ये क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य से काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर हो जाता है। क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे एग्जाम में शास्त्रीय नृत्य से आएगा, तो याद रखना है कि वर्तमान में भारत में कुल कितना शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ से 2 प्रश्न याद रखना है। देखिए, अगर पूछे कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत में कुल कितना शास्त्रीय नृत्य है? तो 8। ठीक है, लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल कितना शास्त्रीय नृत्य है? तो 9 है, क्योंकि संस्कृति मंत्रालय ने एक जो 6 शास्त्रीय नृत्य है इसे भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला 6 नृत्य को। अब कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ओडिशा से है ओडिसी, तमिलनाडु से है कौन सा? तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से? तमिलनाडु से। और मणिपुर से जो है क्या? मणिपुरी। तो देखिए, ओडिसी और मणिपुरी ये दोनों नाम से याद रहेगा। ठीक है, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का है शास्त्रीय नृत्य। और बात करते हैं ये भरतनाट्यम कहाँ से हो गया? तमिलनाडु से। और कुचिपुड़ी किस राज्य से? तो आपको बताए थे कल भी, कचकपुड़ी आंध्रा में खा गए, यानी कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। कथकली केरल। और कथक कहाँ का? तो उत्तर प्रदेश। सतरिया असम का। सतरिया कहाँ है? असम का। और छऊ के बारे में पूछें तो छऊ है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में ये शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो लाल किला का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण पूछा है तो कौन होगा? शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने? तो शाहजहां ने करवाया था। और जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, और दीवाने खास का भी किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लेना, मत जा दीवानी, यानी कि मत जा दीवानी यानी मोती मस्जिद, ताजमहल, जास हो गया, जामा मस्जिद, दीवाने खास, ये सब का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। एक और प्रश्न याद रखना डार्विन से, क्या? विकासवाद यानी कि क्रम विकास यानी कि इवोल्यूशन।
इवोल्यूशन यानी कि क्रम विकास या तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है एंजाइम पेप्सिन का क्या कार्य है? एंजाइम पेप्सिन का कार्य है यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। एंजाइम पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ओजोन छिद्र को बनने में सहायक है? तो ओजोन छिद्र को बनने में सहायक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है। और क्वेश्चन क्या रखना है? ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। ओजोन का सूत्र क्या आता है? O3 होता है। ठीक, नेक्स्ट है किसी वस्तु की सतह पर श्वेत प्रकाश की किरणें पड़ती है, अगर सभी रंग परावर्तित हो जाए तो सतह का रंग कैसा दिखेगा? तो वो सफ़ेद दिखेगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण के कारण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। इसे ही चूना पत्थर भी कहा जाता है और संगमरमर का सूत्र भी यही है। ठीक है, यानी कि 3 चीज़ें, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और चूना पत्थर का पूछे तो वही CaCO3, और संगमरमर का सूत्र भी पूछे तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है पूछा है, तो पहले ये जानना है कि नवीकरणीय ऊर्जा कहते किसे हैं। तो नवीकरणीय यानी कि जो हमेशा नया रहे, ठीक है, कभी वो ख़त्म हो ही ना, है ना, अनंत यानी सदैव रहने वाला, वो नवीकरणीय कहलाता है। ठीक है, और अनवीकरणीय या तो गैर नवीकरणीय क्या होगा? जो कभी समाप्त होने की संभावना है, वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, भूतापीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म से ऊर्जा ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, ये क्या आ जाता है? वो नवीकरणीय में आ जाता है। वो नवीकरणीय में आ गया जीवाश्म, कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल, ये सब अनवीकरणीय साधन का ये ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है CuO प्लस H2 से क्या बना? Cu और H2O। यह समीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है रिडॉक्स। ये रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अब रिडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हो तो वो कहलाता है रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अब देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्राप्ति, और अवकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन की हानि। अब इसको देखते हैं समीकरण को। ठीक है, इसमें क्या हुआ? देखिए CuO यानी कॉपर ऑक्साइड है यहाँ, तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो O क्या हुआ? ऑक्सीजन जो है यहाँ हट गया, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ, यानी ऑक्सीजन का त्याग हुआ। ऑक्सीजन का त्याग यानी कि अवकरण हुआ। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन में क्या हुआ? यहाँ H2 है, यहाँ H2O हो गया, यानी ऑक्सीजन का ग्रहण हुआ। ऑक्सीजन का ग्रहण हुआ यानी कि ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का यहाँ पर ह्रास हुआ यानी त्याग हुआ ऑक्सीजन का, तो ये हो गया अवकरण, यानी कि ऑक्सीकरण और अवकरण ये दोनों अभिक्रिया इसमें, तो ये क्या कहलाया? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या तो कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्या है? COP28 को नई दिल्ली में भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है। तो ये तो गलत है, क्योंकि COP20 जो है 28 ये दुबई में हुआ था। ठीक, तो ये गलत है। फिर क्या है? पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में किया गया था, ये सही है। ठीक है, और फिर C नंबर में क्या है? पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस में फ्रांस में किया गया था, तो ये गलत है। ठीक है, तो केवल इसमें B सही है, तो इसका आंसर क्या होगा मालूम? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, केवल B। ठीक है, जो कि पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में हुआ था। अब आपको याद कौन कौन सा रखते हैं करंट अफेयर में, वो याद रखना। ठीक है, जैसे कि COP28 तो ये दुबई में हुआ था, 2023 में हो गया था। COP29 जो कि हाल ही में हुआ 2024 में, ये कहाँ हुआ था? बाकू अजरबैजान में हुआ था ना, अजरबैजान के बाकू में हुआ था COP29। ठीक है, COP38 कहाँ होगा? COP30 है ना, COP30 जो है ये कहाँ होगा? तो ये COP30 यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन
सम्मेलन 2025 ये कहाँ होगा? तो ये ब्राज़ील के बेलेम में होगा। ब्राज़ील याद रखना है आपको, ब्राज़ील के बेलेम में होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आपका सेट नंबर 19 का जीके जीएस और करंट अफेयर का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने लोगों को दिया गया है? तो 4 लोगों को दिया गया है। और याद रखना है किसे किसे मिला था? तो डी गुकेश जो कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप अभी जीते हैं, तो डी गुकेश को मिला है, और हरमनप्रीत सिंह को मिला है, और मनु भाकर और प्रवीण कुमार, ये 4 नाम याद रखना है। डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, मनु भाकर और प्रवीण कुमार। डी गुकेश जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी का कप्तान थे और जो कि पेरिस ओलंपिक में जीते हैं कांस्य पदक, और मनु भाकर निशानेबाज है, अब प्रवीण कुमार जो है पैरा एथलेटिक्स है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें याद रखना है। तो अब जो आप क्या है ग्रुप डी के लिए भी साइंस क्लास स्टार्ट करेंगे, तो जो लोग ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो उस चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।